नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे आप सब जानते ही हैं कि हम इस महीने के 17 तारीख से 17 अगस्त से लाइव मोड पर आने जा रहे हैं, जिसके लिए आपके साथ साथ मैं भी बेहद उत्साहित हूं कि हम लाइव मोड पर आके कैसे अपने करंट अफेयर्स को और रोमांचक बना सकें और कैसे हम अपने करंट अफेयर की तैयारी को बेहतर बना सकें, ताकि हम एग्जाम में ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ के आ पाएं। तो दोस्तों, करंट अफेयर को रोचक बनाने के लिए मिलिए 17 अगस्त से रात को 9:30 बजे छत्तीसगढ़ समसामयिकी के लिए इसी जगह पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक की समसामयिकी। गन्ने का एफआरपी 305 रुपए प्रति क्विंटल घोषित। रामसर साइट में भारत के 10 और स्थान शामिल। पिछले हफ्ते 5 किए थे, इस हफ्ते 10 और नए स्थानों को नामित किया गया है। जस्टिस यूयू ललित 27 अगस्त को बनेंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी। सैन्य खर्च के मामले में पिछले साल तीसरे स्थान पर रहा भारत। अल कायदा सरगना अल जवाहरी मारा गया। स्वतंत्रता संग्राम में पिंगलई वेंकैया की भूमिका के सम्मान में तिरंगा उत्सव का करने जा रही है आयोजन। भारत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं सावित्री जिंदल जी। लेह में हाइड्रोजन परिवहन सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला शहर बना। राष्ट्रमंडल खेल में मीराबाई चन्नू ने भारत के लिए जीता पहला स्वर्ण पदक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, जो मेहनत पे भरोसा करता है ना, वो कभी भी किस्मत की बात नहीं करता। दोस्तों, आपको केवल ही केवल प्रोसेस पे ध्यान देना है, केवल ही केवल प्रक्रिया में फोकस करना है। अगर आपका प्रोसेस सही रहेगा तो आपका रिजल्ट कैसे भी आए, यकीन मानिए, आप अगर प्रोसेस आपका सही रहेगा तो आपका रिजल्ट कैसे भी आए वो आपके लिए निश्चित तौर पे ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है? वर्ष 2022-23 के लिए प्रति क्विंटल गन्ने का एफआरपी क्या है? तो देखिए दोस्तों, एफआरपी क्या होता है? एफआरपी मतलब उचित और लाभकारी मूल्य। ठीक है, तो इसको किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसको चीनी के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक बात देखिए दोस्तों कि एमएसपी क्या होता है? एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है, उसको किसके लिए दिया जाता है? तो उसको जो खाद्य सामग्री है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। ठीक है, उसी तरह जो उचित और लाभकारी मूल्य है उसको किसके लिए घोषणा की जाती है? उसको चीनी के लिए घोषणा, गन्ने के लिए घोषणा की जाती है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो एमएसपी है, उसको कौन घोषित करता है? तो उसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। उसी प्रकार जो उचित और लाभकारी मूल्य है उसको किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो उसको जो हमारे केंद्र की कैबिनेट कमेटी है, जो केंद्र की कैबिनेट कमेटी है, जो कि आर्थिक मामलों की है, उसके द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। तो उसीलिए इस साल 2022 में केंद्रीय कमेटी जो आर्थिक संबंधी है वो उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की है। तो कितना की है? तो देखिए दोस्तों, 2022-23 के लिए पिछले साल की तुलना में 15 रुपए ज्यादा बढ़ा के इस साल 305 रुपए इसकी घोषणा की है। ठीक है, जो लागू कब से होगा? तो देखिए दोस्तों, ये लागू कब से होगा? तो ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, जब से गन्ने की नए पेराई का सीजन चालू होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये 305 रुपए है, इसको किस बेसिस में, किस आधार पे इसकी घोषणा की जाती है? तो उसके लिए देखिए दोस्तों कि 2004 में एक कमेटी बैठाया गया था। ठीक है, 2004 में
कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो किसान भाई बहनों की समस्याएं हैं, उसको हल करने के लिए और उसको समाधान देने के लिए एक समिति बैठाई गई थी। उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उस समिति का अध्यक्ष स्वामीनाथन जी को बनाया गया था। ठीक है, ये स्वामीनाथन जी कौन है? तो देखिए दोस्तों, स्वामीनाथन जी वही व्यक्ति हैं जो हरित क्रांति के जनक भी हैं। कौन है? तो ये हरित क्रांति के जनक भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे पहलू पे काम किया था और जो कृषि संबंधी समस्याएं उसके कई सारे सुझाव दिए थे। तो उसमें से एक बहुत बड़ा सुझाव क्या था? एक सुझाव ये था कि कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित किया जाए। ठीक है, तो स्वामीनाथन जी का कहना था कि जब भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखे कि जो भी लागत मूल्य होती है, जो भी किसान भाई बहनों को अपने फसल में लागत मूल्य लगता है, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा एडिशनल में उनको 50% समर्थन मूल्य दिया जाए। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो एफआरपी घोषित की है सरकार, जो कि 305 रुपए है 2022-2023 के लिए, उसके लिए सरकार बोलती है कि जो हम 305 रुपए घोषित किए हैं उसमें हमारे हिसाब से अभी जो एफआरपी है उसके हिसाब से जो गन्ना है उसके लिए 2022-23 के लिए लागत मूल्य क्या है? तो हमारे हिसाब से 160 रुपए औसत देश का लागत मूल्य है। इसीलिए हम लोग कितना घोषित किए हैं? 305 रुपए घोषित किए हैं, जो कि अगर हम 160 के कंपैरिजन में देखें तो 88% ज्यादा है। तो सरकार बोलती है कि हम लागत मूल्य से 50 से कहीं अधिक जो किसान भाई बहन है उनको समर्थन मूल्य देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे जुड़ी एक और बात देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि रिकवरी रेट क्या है, गन्ने का रिकवरी रेट क्या है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम माने कि हमारे पास 1 क्विंटल गन्ना है, ठीक है, तो 1 क्विंटल गन्ना में कितना किलो गन्ना आएगा? तो 1 क्विंटल गन्ना में 100 किलो गन्ना आता है। तो अगर किसान भाई 100 किलो गन्ना लेके जाता है, क्या करता है? अगर किसान भाई 100 किलो गन्ना लेके जाता है तो अगर उसमें 10 किलो ही चीनी निकलती है, क्या निकलती है? अगर उसमें 10 किलो ही अगर चीनी निकलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में अगर 10% ही 10 किलो चीनी निकल रहा है, मतलब केवल 10% का रिकवरी हो पा रहा है। तो उसी तरह सरकार बोलती है कि अगर आपको 305 रुपए का जो समर्थन मूल्य चाहिए तो आपका जो 1 क्विंटल गन्ना है उसमें 10.25% रिकवरी रेट होना चाहिए। मतलब 1 क्विंटल गन्ने में कम से कम 10.25 केजी जो चीनी है वो निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, 22-23 के लिए जो गन्ना है उसका एफआरपी क्या है? तो उसका 305 रुपए एफआरपी है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि इसको जो एफआरपी है, उचित और लाभकारी मूल्य, उसकी घोषणा कौन करती है? तो आर्थिक संबंधी कैबिनेट कमेटी इसकी घोषणा करती है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों। कब से लागू हो रहा है? तो 2 अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। इस बात को रट लो दोस्तों। कृषि से संबंधित कौन सी कमेटी बैठी थी 2004 में? तो स्वामीनाथन जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि गन्ने की रिकवरी रेट 2022-23 के लिए क्या है? तो 10.25% इसका रिकवरी रेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? रामसर साइट की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो देखिए दोस्तों, रामसर साइट होता क्या है? तो देखिए, जो रामसर साइट है वो रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में ईरान की एक जगह रामसर में आयोजित कराया गया था, उसमें आर्द्र भूमियों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। तो उसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि एक रामसर लिस्ट बनाया गया जिसमें दुनिया भर के जितने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि हैं जिनको संरक्षित करना बेहद आवश्यक है, उसको इस रामसर साइट में सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो इसी
कतार में भारत के भी कुछ आर्द्र भूमियों को रामसर लिस्ट में घोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में कितना किया गया है, तो हाल ही में 27 जुलाई को हमारे देश से 5 आर्द्र भूमियों को, 5 जगहों को इसमें सूचित किया गया था। और इस हफ्ते फिर मतलब 3 अगस्त को और नए रामसरों की सूची बनाई गई है। तो कितने हैं, 10 नए आर्द्र भूमियों को फिर से उसमें सूचित किया गया है। तो ये 15 कौन कौन से रामसर साइट है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सा ये रामसर साइट है। तो इसमें से जो टोटल 15 रामसर साइट नए, जो 15 नए रामसर साइट सूचित किए गए हैं, इसमें से जो 9 हैं, पहले के 3 और बाद के 6, मतलब जो 9 है, 9 तो केवल तमिलनाडु से ही आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो जो पहले 5 सूचित हुआ था उसमें कौन कौन सा है, तो एक है करिकिली, दूसरा है पल्लीकरनई, तीसरा है पीचावरम। और जब बाद में 10 सूचित किए गए उसमें से 6 तमिलनाडु के कौन कौन से हैं, तो एक है कोथनकुलम, दूसरा है मन्नार की खाड़ी रिजर्व, तीसरा है वेनबम्मनुरु वेटलैंड, और चौथा है बेलोड पक्षी अभयारण्य, पांचवा है वेदांथंगल, और छठवा है उदयमर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य। तो जो 15 थे उसमें से जो 9 हैं वो केवल ही केवल तमिलनाडु से है। उसके अलावा जो 6 बचे वो भी हमको जानना अति महत्वपूर्ण है। तो जो 6 बचे हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, तो हम उसको भारत के नक्शे में पॉइंट आउट करते हैं कि वो हमारे भारत के नक्शे में कौन से प्रदेश से आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहले 5 नामित हुए थे उसमें 2 कौन कौन से थे, तो एक तो मध्य प्रदेश का साक्ष्य सागर था, दूसरा था मिजोरम का पाला वेटलैंड। ठीक है, और जो बाद में 10 घोषित किए गए उसमें से 4 कौन कौन से हैं, तो उसमें से जो मध्य प्रदेश है, जो एमपी है, उससे ही सिरपुर है। और कौन सा है, तो और है उड़ीसा का सतकोशिया गॉर्ज। और कौन सा है, तो और एक है, तो वो है गोवा का नंदा झील। ठीक है, और लास्टवा कौन सा है, तो लास्ट है कर्नाटका का रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। तो ऐसे हमारे देश में 15 नए रामसर साइट की सूची बनाई गई है। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो पहले हमारे देश में कितने थे, तो पहले हमारे देश में 49 रामसर सूची में लिस्टेड थे। अब कितने हो गए हैं, तो अब 15 हो गए हैं, 15 नए हैं। तो इसी के साथ ही टोटल कितने हो गए हैं, तो 64 हमारे देश में रामसर साइट में सूचित किया गया है। इसी के साथ ही दुनिया में सर्वाधिक संख्या वाला देश कौन सा हो गया रामसर साइट की सूची में, तो भारत हो गया है। लेकिन भारत अकेले नहीं, भारत चाइना के साथ साथ इस सूची में संयुक्त रूप से पहले पायदान पर लिस्टेड है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो रामसर कन्वेंशन है वो कब हुआ था, तो 1971 में इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों। टोटल कितने नए रामसर साइटों की सूची बनी है, तो 15 नए रामसर साइटों को लिस्टेड किया गया है। ठीक है, उसमें से 9 जो रामसर साइट हैं वो केवल तमिलनाडु में है। तो बाकी कौन कौन से हैं, तो जो एमपी के 2 हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है साक्य सागर और एक है सिरपुर वेटलैंड। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख है कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो हमारे दूसरे न्यायाधीश होते हैं हमारे सर्वोच्चतम अदालत के, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, इसका प्रावधान आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में दिया गया है। तो इसके तहत क्या होता है कि जो हमारे केंद्र की कानून मंत्रालय है, जो हमारे केंद्र का कानून मंत्रालय है, वो क्या करता है, वो मांग करता है
किससे मांग करता है? तो जो हमारे देश के उस समय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे कि अभी हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी हैं, जो कि 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो उनसे इस मांग की गई कि आपके उत्तराधिकारी के रूप में किन्हें नामित करेंगे आप? तो जो एन.वी. रमन्ना जी हैं, वो उस नाम का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को रखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो नाम होता है, ये जो नाम प्रस्तावित करते हैं, वो हमेशा ऐसा होता है कि जो हमारे देश के वरिष्ठतम जज होते हैं, जो हमारे देश के वरिष्ठतम जज होते हैं, उनके नाम को ही नामित किया जाता है। ये बात सही है कि इससे इतर कई बार ऐसा हुआ है कि सबसे वरिष्ठतम जज को छोड़ के नीचे के जज को भी बनाया गया है। जैसे 1973 में ऊपर के 3 जजेस को छोड़ के नीचे के जज को डायरेक्ट मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। वैसे ही 1977 में भी एक जज को छोड़ के नीचे वालों को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। लेकिन हमेशा संभवतः यही प्रयास रहता है कि वरिष्ठतम जज को ही बनाया जाए। तो इसीलिए अभी जो एन.वी. रमन्ना जी हैं, उन्होंने किसके नाम का प्रस्ताव रखा है? तो यू ललित जी का प्रस्ताव रखा है। तो जो यू ललित जी हैं, वो हमारे देश के 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो यू ललित जी हैं, ये हमारे देश के कई अहम फैसलों के भागीदारी रहे हैं। जैसे कि जो ट्रिपल तलाक का कानून है, जिसको असंवैधानिक घोषित किया गया है, उस जो बेंच है उसके भी ये मेंबर थे। साथ ही जो पोस्को एक्ट है, उसमें भी जो बदलाव किया गया था, उसमें भी ये भागीदार थे। तो ऐसे कई अहम फैसलों में इन्होंने अपना फैसला सुनाया है। तो जो ये यू ललित जी हैं, अब इनका नियुक्ति कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, इनका जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनकी नियुक्ति करेंगी। तो कितने साल के लिए नियुक्ति करेंगी? तो देखिए दोस्तों, जो इनकी नियुक्ति है 65 साल की उम्र तक रहेगी। मतलब जिस दिन ये 65 साल के हो जाएंगे, उस दिन इनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ये हमारी यू ललित जी है, केवल 4 महीने में रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर बोलता है पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो हीरालाल कानिया जी हमारे देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे देश का 49वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हमारे उदय उमेश ललित जी हैं। ठीक है, कितने साल के लिए उनको बनाया जाता है? तो अधिकतम 65 साल की उम्र तक वो उस पद पर कायम रह सकते हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में इसका विवरण है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में इसका विवरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न बोलता है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग होता क्या है, तो उसको जानने से पहले देखते हैं दोस्तों कि 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तो उसमें भारत को कड़ी शिकस्त का सामना झेलना पड़ा था। तो उसका एक रीजन ये भी था कि जो हमारे सैनिक थे, जो हमारे वीर भारत के सैनिक थे, उनके पास सही से बेहतर तरीके का यंत्र नहीं था। जैसे बेहतर गन नहीं थे, जैसे बेहतर मशीनरी नहीं थी। तो इसलिए भारत को कड़ी हार का सामना झेलना पड़ा था। तो उसके पीछे जब जांच की गई तो पता चला कि बहुत कुछ भ्रष्टाचार एक रीजन है, जिसकी वजह से हमें ऐसा देखना पड़ा था। तो इसीलिए 1962 में क्या हुआ, जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे, जो लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक भ्रष्टाचार के लिए एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो संथानम जी को इसका समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो जो संथानम जी हैं, वो भ्रष्टाचार के लिए काफी सारे अपने सुझाव दिए। उसमें एक सबसे बड़ा सुझाव ये था कि हमारे देश में एक केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया जाए। तो उन्हीं के डिमांड पे हमारे देश में 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की घोषणा हुई। ठीक है, उसके बाद उसको उतना पावर नहीं मिला था, इसलिए उसको 2003 में सांविधिक दर्जा दिलाया गया। उसे
स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में 2003 को घोषित किया गया, ताकि वो बेहतर इंडिपेंडेंट रूप में काम कर पाए और भ्रष्टाचार पे कड़ी मार कर पाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, ये आयुक्त कैसे घोषित होते हैं, इनका नाम कैसे नामित होता है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, उस समिति में कितने लोग होते हैं? उस समिति में 3 लोग होते हैं। तो कौन कौन 3 लोग होते हैं? एक सबसे पहले तो होते हैं एक हमारे प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद होते हैं हमारे देश के गृह मंत्री जी, क्योंकि ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है हमारे केंद्र मंत्रालय के ही अधीन आता है। और तीसरे कौन होते हैं? तो जो हमारा विपक्ष है उसके एक नेता इस समिति के सदस्य होते हैं। तो ये जो तीनों सदस्यों की जो समिति होती है वो एक नाम का सुझाव हमारे राष्ट्रपति जी को देती है, और अंततः हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं, जैसे कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की घोषणा करती है। ठीक है, कितने साल के लिए उन्हें बनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, उनको बनाया जाता है 4 साल के लिए, लेकिन अगर वो उसके पहले 65 साल के हो गए तो उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि उनको या तो 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है या तो 65, जो भी पहले आ जाए, जो भी न्यूनतम हो उस अवधि के लिए उन्हें घोषित किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसे बनाया गया है? तो सुरेंद्र एन पटेल जी को बनाया गया है। इस बात को रट लो दोस्तों कि संथानाम कमेटी कब बैठी थी? तो 1962 में इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठाया गया था। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो जो समिति जो देती है प्रस्ताव, उसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? पिच ब्लैक अभ्यास 2022 की मेजबानी कौन करेगा? देखिए दोस्तों, ये पिच ब्लैक अभ्यास है क्या? तो ये एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास है, जो कि हर 2 साल में कराया जाता है। ठीक है, कहाँ कराया जाता है? तो हर 2 साल में इसे ऑस्ट्रेलिया में कराया जाता है। तो इसीलिए इस साल 2022 में 17 देशों के जो हवाई जहाज हैं वहां पे आके अपना कर्तव्य दिखाएंगे, ताकि जो देशें हैं उनके बीच में बेहतर तालमेल बना पाए, और जरूरत के समय जो भी हवाई संबंधी जरूरतें हैं उस समय एक दूसरे देशों का साथ दे पाए और नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाए। ठीक है, तो इसका होस्ट कौन कर रहा है? इसको मेजबानी कौन कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है। एक बात और देखिए दोस्तों, 2022 में भारत पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है उसका जो नौसैनिक एक्सरसाइज है, क्या है? अगर भारत और इंडिया का नौसैनिक एक्सरसाइज है, वो उसका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, उसका नाम AUSINDEX एक्सरसाइज इसका नाम है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि 2022 में कौन मेजबानी कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए दोस्तों, एक इंटरनेशनल संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संस्था क्या करती है? तो ये संस्था दुनिया भर के देशों की जो सैन्य गतिविधि है उसके संबंधित चीजों में अपनी नजर बनाए रखती है, और उससे संबंधित जो भी डाटा है उसको वो कलेक्ट करके रिपोर्ट रिलीज करती है। ठीक है, तो ये संस्था क्या बोलती है कि 2021 में भारत सैन्य संबंधी खर्चा कितना किया है? तो 76 अरब डॉलर का भारत 2021 में सैन्य खर्च किया है। तो इसी के साथ ही जो भारत है दुनिया भर के देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सैन्य में इतना ज्यादा रकम खर्चा करता है। और इसी संस्था के अकॉर्डिंग दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैन्य खर्चा कौन करता है? तो ये इंस्टीट्यूट बोलता है कि जो अमेरिका है वो सबसे ज्यादा खर्च करता है। कितना करता है? तो $800 अरब रुपए वो अपने सैन्य खर्चे में प्रति वर्ष खर्च करता है। इसके साथ ही वो पहले पायदान पर काबिज है।
ठीक है। अगर बोलता है दूसरे पायदान पर कौन है, तो जो अमेरिका का चिर प्रतिद्वंदी है कौन है, और हमारा इंडिया का पड़ोसी है चीन है, वो दुनिया में सेकंड सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि भारत का क्या स्थान है दुनिया भर में, तो भारत का स्थान थर्ड है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, अल जवाहिरी को मारने के लिए किस प्रकार के मिसाइल का प्रयोग किया गया था। तो देखिए दोस्तों कि अल जवाहिरी है कौन, तो ये अल कायदा का चीफ है, और यही वो व्यक्ति है जो कि 9/11 का जो हमला हुआ था 2001 में, कहाँ हुआ था, तो ये अमेरिका में हवाई हमला हुआ था, जिसमें लगभग 3000 के लोगों की मारे जाने की खबर थी। उसका ये मास्टरमाइंड है। तो तब से जो अमेरिका है उसके लिए $2.5 करोड़ का जो राशि है, इनाम राशि उसके नाम पे रखी थी। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो ये काबुल कहाँ है, तो जो अफगानिस्तान है वहां का जो काबुल जगह है वहां पे ये पाया गया था। तो इसको मारने के लिए जो अमेरिका है एक वो खुफिया ऑपरेशन चलाई, जिसके तहत इसे मार गिराया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो वो काबुल में कहाँ पे रह रहा था, तो वो अपने घर पे ही रह रहा था, और उसकी एक रेगुलर एक्सरसाइज क्या थी, एक आदत क्या थी कि वो बालकनी में आता था। तो इसी चीज का अमेरिका ने फायदा उठा के जब वो बालकनी में आया तो उसको वो मिसाइल के थ्रू मार गिराया। तो कौन सी मिसाइल से मार गिराया, तो हेल फायर मिसाइल से उसने मार गिराया। ठीक है, एक बात देखिए दोस्तों, ये हेल फायर जो मिसाइल है उसकी खास बात क्या है कि क्योंकि वो अपने घर में रह रहा था, तो ये अमेरिका नहीं चाहता था कि उसके जो घर के दूसरे सदस्य हैं उसको कोई भी नुकसान पहुंचे। इसीलिए जो हेल फायर मिसाइल है उसका उपयोग किया गया है, जो कि विस्फोटक बिल्कुल नहीं है, जो कि विस्फोटक बिल्कुल नहीं है, और वो केवल टारगेट को अटैक करके उसको काटती है। ये विस्फोटक बिल्कुल नहीं है, ताकि वहां पे कोई कोलेटरल डैमेज मत हो, वहां के जो परिवार के सदस्य हैं उनको कोई नुकसान मत पहुंचे। इसलिए जो हेलफायर मिसाइल है उसका उपयोग अमेरिका के द्वारा ड्रोन से किया गया था। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो अमेरिका किस मिसाइल का प्रयोग की थी, तो हेलफायर मिसाइल का प्रयोग अल कायदा के चीफ अल जवाहिरी को मारने के लिए इन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, तिरंगा उत्सव कब मनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता ही है कि 2022 क्या है, तो 2022 हमारे देश में आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है, तो इस आजादी के अमृत महोत्सव में क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी इवेंट हो रहे हैं या जितने भी पर्व हैं उनको बेहतर तरीके से एक आजादी के 75वां वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। तो उसी कतार में अभी क्या होने वाला है, तो देखिए दोस्तों, ये कौन है, तो ये हमारे पिंगली वेंकैया जी हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, जिनका जन्म 2 अगस्त 1876 में हुआ था। तो 2022 में क्या है, तो पिंगली वेंकैया जी का 2022 में 146 जयंती है। ये है कौन, तो ये पिंगली वेंकैया जी हमारे देश के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, और जिनका हमारे तिरंगा झंडे के डिजाइन में बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने 1912 में गांधी जी के आगरा में जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको डिजाइन किया था। ठीक है, तो जो अभी तिरंगा झंडा है उससे एक दूसरे रूप में इन्होंने डिजाइन किया था। तो जब इन्होंने 1912 में गांधी जी को वो तिरंगा दिया, तो उसमें मूल रूप को उसी से रख के थोड़े बहुत चीजों को बदलाव करके जो राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो 1931 में उस झंडे को अपनाई थी। ठीक है, और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आजादी के बाद हम तिरंगे झंडे को किस दिन संविधान सभा में किस दिन तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। ठीक है, तो इस साल 2022 में तिरंगा उत्सव
मना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तिरंगा उत्सव है उसमें क्या किया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा मॉनसून सत्र भी चल रहा था तो उसी में तिरंगा उत्सव कैसे मना रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी सांसदगण हैं जो कि मॉनसून सेशन के कारण दिल्ली में ही हैं, तो वो जितने भी सांसद हैं वो लोग जो हमारा लाल किला है, जो हमारा लाल किला है वहां से लेके जो संसद भवन है, लाल किले से लेके संसद भवन तक बाइक रैली का आयोजन किए, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने देशभक्ति को व्यक्त कर पाएं और हमारे देश में जो एक आज़ादी का एक अलख है उसको जगा पाएं, और हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनमें जो हमारा देश है, देशभक्ति है, उसको जगा पाएं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक बाइक रैली निकाला और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने कई सारे घोषणाएं भी की है। उसमें क्या घोषणाएं हैं कि जो वेंकैया पिंगलई जी है उनके सम्मान में क्या किया जाएगा, तो उनके सम्मान में डाक टिकट निकाला जाएगा। ठीक है, और साथ ही क्या है, उनकी याद में अमर चित्र कथा का भी विमोचन किया गया है। ठीक है, और साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने ये अपील की है जनता से कि जो भी जनता है, जो भी देशभक्त है, वो अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल में डीपी में राष्ट्रध्वज जो कि तिरंगा है उसको लगाकर देशभक्ति को व्यक्त करें। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि तिरंगा उत्सव कब मनाया गया, तो इसे 2 अगस्त के दिन मनाया गया। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो पिंगलई वेंकैया जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा जिले में हुआ था। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि गांधी जी ने इनसे कब आग्रह किया था, तो 1912 में गांधी जी ने इनसे आग्रह किया था। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि तिरंगा उत्सव में क्या किया गया, तो इसमें लाल किले से लेके संसद तक एक बाइक रैली निकाली गई। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या घोषणा की है, तो हमारी केंद्र सरकार घोषणा की है कि 5 से 15 अगस्त तक हमारे देश के जितने भी स्मारक हैं, तो ऐसे टोटल 116 स्मारक हैं जिनमें 5 से 15 अगस्त तक जो भी वहां की एंट्री फीस है उसको फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है। तो देखिए दोस्तों, पिछले 5 साल से जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है उसके अनुसार जो चाइना की यांग युआन जी हैं वो पिछले लगातार 5 साल से एशिया की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में चाइना में रियल इस्टेट सेक्टर में क्राइसिस है तो उनकी संपत्ति काफी गिर गई है। उसकी वजह से जो भारत की सावित्री जिंदल जी हैं, जो कि जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन भी हैं, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन भी हैं, वो एशिया की सबसे रिचेस्ट महिला बन गई है। ठीक है, और साथ ही जो सावित्री जिंदल जी है वो दुनिया में 164th नंबर की रिचेस्ट महिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में हाइड्रोजन परिवहन सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन परिवहन सेवा है वो है क्या। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन है इसको जब ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ईंधन के रूप में प्रयोग करके जो परिवहन है जैसे बस, कार, मोटरसाइकिल वगैरह को प्रयोग किया जाएगा उसको हाइड्रोजन परिवहन सेवा कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस बार इसमें क्या किया जाएगा कि जो हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो ये ईंधन को कैसे बनाया जाएगा, तो ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा के तहत बनाया जाएगा, ताकि हम जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको रोक पाएं, या जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम से कम
जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम से कम कर पाएं। तो ऐसा करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा लद्दाख के लेह में चलाया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, तो जो ये हाइड्रोजन को बनाया जाएगा, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में जब बनाया जाएगा तो उस जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोसेस के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो ईंधन है वो एकदम स्वच्छ ईंधन हो और हम कार्बन उत्सर्जन को रोक पाए और लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन मुक्त, जीरो कार्बन एमिशन वाला शहर बना पाए। तो इसी के तहत जो एनटीपीसी है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेह में, हमारे लद्दाख के लेह में इसे चलाने जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि देश का पहला कौन सा ऐसा शहर है जहां हाइड्रोजन परियोजना शुरू होने वाली है, तो ये हमारे देश का लेह शहर है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारत का सबसे कम उम्र का एथलीट बन गया है। तो सबसे कम उम्र का एथलीट कौन है इस बार के 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में, तो जो अनहास सिंह है वो हमारे देश की सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जो कि स्क्वाश खेल में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए दोस्तों, जो ये अनाहता सिंह जी हैं वो केवल 14 साल की हैं और ये 9th क्लास की विद्यार्थी हैं, लेकिन ये हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इन्होंने इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े मंच में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही हैं और ये अपना पहला मैच जीत भी गई हैं, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपना पहला मैच जीता है। तो दोस्तों आप भी जो राष्ट्रमंडल खेल है उसको देखते रहिए और हमारे जो भी प्लेयर्स हैं उनका उत्साहवर्धन करते रहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रमंडल खेल है उस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 8वें दिन के अंत तक भारत टोटल 9 गोल्ड जीतने में कामयाब रहा है और इसी के साथ ही भारत 5वें स्थान पर काबिज है। ठीक है, ये जो टोटल 9 गोल्ड आए हैं उसमें से सबसे पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए कौन दिलाया है, तो मीराबाई चन्नू जी ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहला गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड संबंधी चीजें हैं, ये जब खेल खत्म हो जाएगा 8 अगस्त को, तो उसके बाद वाले सेशन में हम बेहतर तरीके से राष्ट्रमंडल खेलों को बेहतर तरीके से उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने किसका शिलान्यास का उद्घाटन किया है, जो गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर में है उसका शिलान्यास करने गांधीनगर गुजरात गए थे। वहीं पे ही उन्होंने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का भी उद्घाटन किया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है वो एक्चुअली में है क्या, उसको जानने के पहले दोस्तों ये देखते हैं कि एक्चुअली में बुलियन होता क्या है। तो बुलियन क्या है, जो भी फिजिकल सोना या चांदी होता है, उसे बुलियन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल सोना या चांदी है, इसके खरीद बिक्री के लिए, इसके ट्रेड के लिए क्या बनाया जा रहा है, तो इसके ट्रेड के लिए मार्केट बनाया जा रहा है। ठीक है, जिस मार्केट में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो ये फिजिकल सोना चांदी है इसका ट्रेड, इसका खरीद और बिक्री किया जा सके। तो यही जो मार्केट है ये क्या है, तो ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का इसे नाम दिया गया है और ये भारत का पहला है, इसलिए फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। ठीक है, तो इसको कब घोषित किया गया है, इसको जब गांधीनगर में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो गिफ्ट का शिलान्यास करने गए थे तब इसकी घोषणा की गई है। गिफ्ट क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो गिफ्ट है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे गांधीनगर में बनाया जा रहा है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन
किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले समसामयिकी के साथ। जय हिंद।